ईरान में चौराहों पर महिलाएं हिजाब जला रही हैं और बाल काट रही हैं। ये सब वे उस नीति के खिलाफ कर रही हैं जो शरिया लागू होने की वजह से उन्हें फेस करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि हिजाब भारतीय लड़कियों का या मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है या नहीं, और क्या स्कूल हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं ईरान से शुरू हुई एक ऐसी क्रांति की जो शायद दुनिया की मुस्लिम महिलाओं की तकदीर बदल सकती है। यह आंदोलन ईरान में उस समय शुरू हुआ जब 23 साल की माशा अमीन को वहां की मॉरल पुलिस ने तेहरान में पकड़ लिया। मॉरल पुलिस ने उन्हें इसलिए पकड़ा कि उनके सिर पर हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं था। प्रॉपर तरीका यानी कि उनका सर पूरी तरह ढका हुआ नहीं था। मॉरल पुलिस ईरान में इसीलिए काम करती है और यह देखती है घूम घूम कर कि लोग इस्लामी तौर तरीकों का पालन कर रहे हैं या नहीं, यानी कि पुरुषों ने दाढ़ी रखी हुई है या नहीं, नमाज के समय नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं, महिलाएं हिजाब लगा रही हैं या नहीं। माशा अमीन को उस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मारा पीटा गया। 13 सितंबर की यह घटना थी और मात्र 16 सितंबर को उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि उनकी मौत हो गई। 23 साल की इस नौजवान लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हिजाब तो पहन रखा था, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पहना था। ईरान में इसी बात को लेकर महिलाओं में, नौजवानों में, खासकर युवा लड़कियों में गुस्से का उबाल पैदा हो गया और इस हिजाब नीति के खिलाफ, या जो शरिया लागू होने की वजह से लागू है, लड़कियों ने और महिलाओं ने सड़क पर हिजाब जलाकर आंदोलन शुरू कर दिया और बाल काटकर अपना विरोध प्रदर्शन वे लगातार कर रही हैं। इस आंदोलन में तेहरान यूनिवर्सिटी के नौजवान लड़के लड़कियां भी उतर आए हैं और यह आंदोलन ईरान के लगभग हर शहर में फैल रहा है। 1979 के पहले ईरान एक बेहद तरक्की पसंद मुल्क था। यहाँ की मॉडर्निटी को देखकर यूरोप और अमेरिका वाले भी दंग रहते थे। तब यहाँ पर शाह रजा पहलवी का शासन था। शाह रजा पहलवी अमेरिका को पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की CIA और दूसरी एजेंसियों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया और उन्हें गद्दी से उतरने पर मजबूर कर दिया। उनके गद्दी पे उतरने की वजह से वहां हुई इस्लामी क्रांति, जिसने अयातुल्लाह खुमैनी को वहां का सर्वेसर्वा या राष्ट्रपति बना दिया। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही ईरान को इस्लामी देश घोषित कर दिया गया और वहां शरिया लागू हो गया। उसी का नतीजा आज वहां की महिलाएं भुगत रही हैं और जिसकी वजह से यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को चलाने वाले युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है माशागीन या गरशात। इस ऐप में अयातुल्लाह खुमैनी, जो ईरान के सर्वेसर्वा या शासक हैं या प्रमुख हैं, उनके खिलाफ यह बातें कही जा रही है कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। ऐसा 1979 से लेकर आज तक पहले कभी नहीं हुआ। किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती थी ईरान में कि वो इस्लामी क्रांति के जो अगुआ हैं उनके खिलाफ कुछ शब्द भी कह सके। लेकिन अब इस ऐप के जरिए नौजवान आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। और मुल्ला मौलवी जो इस ईरान का शासन चला रहे हैं, उन्हें इस आंदोलन की गंभीरता का फिलहाल अंदाजा नहीं है। लगता है यह आंदोलन लंबा चलेगा और किसी अंजाम पर पहुंचने के बाद ही इसका अंत होगा। दरअसल पूरे दुनिया में इस्लाम के नाम पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें कई देशों ने पहल की है और अपने आप को बदलना शुरू किया है। सऊदी अरब भी उसमें से एक है। सऊदी अरब ने पिछले दिनों महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या कार चलाने की पाबंदी जो वहां पर लागू थी उसे हटा दिया। उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं था, वो भी दे दिया गया। और सऊदी के जो शाह हैं सलमान शाह, वे इस्लाम के कई नियमों में बदलाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो शरीयत है उसको भी वो फिर से लिखवा रहे हैं और उसमें उन्हें जो बात आपत्तिजनक लग रही है उसे हटा रहे हैं।
लेकिन हिंदुस्तान के कट्टरपंथी मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं और न वे उसके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। ऐसे ही एक बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों पहले अर्तुगरुल नामक एक तुर्की सीरियल बेहद पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि इमरान खान की सरकार ने उसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर चलवाया। अर्तुगरुल जो टीवी ड्रामा था वो तुर्की का ड्रामा था और उसमें खिलाफत सल्तनत के स्थापना के बारे में बताया गया है। जो खिलाफत सल्तनत जिससे पूरी दुनिया का इस्लामी शासन चलता था वो तुर्की से ही शुरू हुई थी, जिसे उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। उसको स्थापित करने वाले जो लोग थे, इमरान खान के अनुसार वही उनके पुरखे या पूर्वज थे। इस सीरियल को पूरे पाकिस्तान के घर घर में देखा गया और शासन का इसको पूरा समर्थन हासिल था। यहाँ तक कि इमरान खान इसकी तारीफ करने तुर्की तक पहुँच गए थे और उन्होंने कहा कि ये हमारे पुरखों के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है और हमें इस पर चलना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके पुरखों के इतिहास में इमरान खान के ही कहे अनुसार जो महिलाएं बताई गई हैं उसमें से किसी ने भी न तो हिजाब पहन रखा था न बुर्का। तो क्या इस्लाम के पूर्व में हिजाब लागू नहीं था? अगर नहीं था तो यह कैसे शुरू हुआ, यह इस्लामी विद्वानों की सोच का विषय है। भारत में यह विवाद कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ, जहां पर एक स्कूल प्रशासन ने लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को यूनिफॉर्म के साथ में हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया। इस बात पर इतना बवाल मचा कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इसमें सक्रिय हो गए और बड़े आंदोलन चलाने लगे। सारे देश में यह आंदोलन चला और पीएफआई की मदद से चला। बताया ये गया और कहा यह गया और प्रचार ये करा गया कि सरकार महिलाओं को हिजाब पहनने से रोक रही है, जबकि ऐसा नहीं था। उन लड़कियों को सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म में आने को कहा गया था। हिजाब पहनना या न पहनना उनकी मर्जी पर निर्भर था। लेकिन परिदृश्य कुछ ऐसा ही रचा गया। मसला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल के पक्ष में अपना डिसीजन दिया और कहा कि स्कूल को यह तय करने का अधिकार है कि बच्चे क्या पहनकर आए क्या नहीं। लेकिन कट्टरपंथियों को यह बात मंजूर नहीं हुई और अब वह मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जा रही है कि शरिया के कानूनों से छेड़छाड़ संभव नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। माननीय जजेस अब इस्लामी स्कॉलर्स से बात कर रहे हैं और पुस्तकें खंगाल रहे हैं कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं, या पहले कभी था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस बात को तय करेगा कि भारत किसी टीएमटी सरिया या शरिया या किसी और तरह के सरिया से चलेगा या भारत के संविधान से। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।